हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हम लोग जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उस कोर्स में हमने स्टार्टिंग की है क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है उससे, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बुक क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें यहाँ पर इश्यूज वगैरह जो है वो काफ़ी सारे पता लग रहे हैं, तो उनके बारे में हम लोग चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 पे हम लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं, ग्रोथ, इन्फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज पार्ट 3 रहने वाला है चैप्टर 7 का। तो अभी तक जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीज़ें पसंद आ रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10 लोगों तक जरूर पहुँचाएं। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आप लोगों से मिस बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि वर्कर्स कौन है। ठीक है, वर्कर्स किस कैटेगरी के लोगों को हम वर्कर बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट और वर्कर के बीच में किस तरीके का है कि कौन से लोग जो है वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, अर्बन सेक्टर में क्या सिनेरियो है, रूरल सेक्टर में क्या सिनेरियो है, ये चीज़ें हम अभी तक देख चुके हैं। मेल फीमेल के बीच में किस तरीके से आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हम चीज़ें समझ चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आज जो है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट पार्ट रहने वाला है कि अगले पार्ट में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों से रोज बात करते आया हूँ कि हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों को सिर्फ वीडियोस देकर छोड़ दिया जाए। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म पर, ओकुल के प्लेटफॉर्म पर एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो है वो हो सके। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास, जैसे मैं आप लोगों से रोज बात करता हूँ कि हमारे पास थोड़ा सा रिसोर्सेज की, संसाधनों की, मैन पावर की थोड़ा सा कमी है, तो अभी हम आप लोगों को सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आई नो कि आप लोगों के लिए क्विजेस, नोट्स वगैरह कितने ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो करने की कोशिश हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अगर आप लोगों का सहयोग हमारे साथ रहेगा, अगर आप लोग हमारे इस मिशन में थोड़ा सा साथ देंगे, तो इसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। बाकी यूपीआई आईडी भी यहाँ पर है, okul@axis बैंक। और बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक है, तो उनके लिए भी जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें सहयोग करेंगे, जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका फायदा आप लोगों को ही मिलेगा। तो जितनी आप लोगों की इच्छा हो, जितनी आप लोगों को सुविधा हो, प्लीज़ इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ठीक, ये लिखा गया है कि इन चैप्टर 2 and 3 यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द प्लानिंग स्ट्रेटेजीज इन डिटेल्स। ठीक है, जहां पर हमने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ा था। हियर वी विल लुक एट 2 डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं? एक तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा है जीडीपी। ठीक है, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार किस तरीके से बढ़ा है, ठीक है, रोजगार का विकास। और जीडीपी तो आप लोगों को पता ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? इट्स सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ड्यूरिंग एनी ईयर, ड्यूरिंग किसी भी साल के दौरान जो देश की बाउंड्री के अंदर, टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको बोला जाता है जीडीपी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखिए, नियरली 70 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैव बीन एम्ड एट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो 70 सालों का, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे 7 दशकों का, 7 डिकेड्स का जो एक प्लान डेवलपमेंट था, उसका एम क्या था? उसका जो एम था, जो उद्देश्य था, जो टारगेट था, वो था कि हमें इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है। ठीक है, इकोनॉमी का विस्तार करना है, और किस तरीके से? नेशनल आउटपुट को बढ़ाकर और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाकर। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से 2010 की अगर हम बात करते हैं, तो जीडीपी जो है, जो इंडिया की जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट ग्रू पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो ज्यादा थी, मतलब पॉजिटिव थी, और एम्प्लॉयमेंट में जितनी ग्रोथ हो रही थी उससे ज्यादा थी। हाउएवर देयर वाज ऑलवेज फ्लक्चुएशन इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। लेकिन बात यह है कि पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन था, ये कोई एक तरीके से बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी रहा था, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था। जो एम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रहा था वो सिर्फ 2% था या उससे कम था। ठीक है, चार्ट 7.3 ऑल्सो पॉइंट आउट अनदर डिसहार्टनिंग डेवलपमेंट इन दी लेट 1990s। ठीक है, अभी नीचे यहां पर एक चार्ट दिया गया, देखिए 7.3 इस चार्ट की बात हो रही है, और लेट 1990s की बात हो रही है, यानी कि लगभग बात हो रही है इस समय की।
1997 से 2000 का जो समय यहाँ पर दिखाया गया है उसके बारे में। ठीक है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच्ड द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। यानी कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था 1950 के आसपास, वहां की स्थिति में हमारी जो कंडीशन है वो पहुंच जाती है। देखिए ये जो ब्लैक वाला दिया गया है, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट देखिए यहां पर इस रीजन में आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन कर रहा है, और यहां पर की जो बात की जा रही है कि ये वाला जो समय है और ये वाला जो समय है लगभग आप कह सकते हैं कि बराबर है। ठीक है, 0.98 0.89 मतलब नीचे की तरफ को आ रहा है, और हम ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि जो हमारी प्लानिंग के जिस समय हम स्टार्टिंग फेज में थे हम वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि काफी खराब यहां पर हुई है। ड्यूरिंग दीज ईयर्स वी ऑल्सो फाइंड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी आप चीज देखिए यहां पर कि जीडीपी यहां पर है 6.1% पे जीडीपी है, और यहां पर हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है वो इतना, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं गैप कम है, यहां पर गैप सबसे कम है, और यहां पर जो है वो गैप सबसे ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद धीमे धीमे आप फिर देखेंगे कि गैप जो है वो कम हो रहा है, लेकिन इसी समय में ये 1997 से 2000 के आसपास यानी कि लेट 1990s में जो गैप है वो सबसे ज्यादा है। दिस मीन्स that in the Indian economy without generating employment we have been able to produce more goods। यानी कि यहां पर क्या हो रहा था कि इस समय कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट, कोई रोजगार पैदा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा जो गुड्स है, जो सामान है वो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, तभी हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो इस तरीके के जो ग्रोथ है या इस तरीके का जो जीडीपी में ग्रोथ है विदाउट दी ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, इसी को बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ये बात हमने एक दिन किसी और चैप्टर में पहले भी की है जॉबलेस ग्रोथ को लेकर, कि जब जीडीपी आपकी बढ़ रही है लेकिन आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं बढ़ रहा है उस समान रूप से। ठीक है, उस इक्वल रेट पे नहीं बढ़ रहा है, जब उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। So far we have seen how employment has grown in comparison to GDP। ये अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से जो जीडीपी है वो या जो एम्प्लॉयमेंट है वो जीडीपी के कंपैरिजन में बढ़ा है। अब हमें एक चीज समझने की जरूरत है, नाउ इट इज नेसेसरी टू नो दैट द ग्रोथ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी इफेक्टेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्कफोर्स। इससे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वर्कफोर्स जो है उनको फर्क पड़ा है। कैसे? From this we will also be able to understand what types of employment are generated in our country। से हमें ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार के रोजगार जो है हमारे देश में पैदा हुए हैं या जनरेट हुए हैं। ठीक है, let us look at two indicators that we have seen in the preceding sections। employment of people in various industries and their status। ये हमने कल बात की थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो प्राइमरी सेक्टर है, उसके बाद हमने बात की थी सेकेंडरी सेक्टर की, फिर कुछ बात की थी हमने सर्विस सेक्टर की। ठीक है, और उनका स्टेटस क्या है वो भी हमने जाना था कि कितने लोग किस सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, वी नो दैट इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, A major section of the population lives in the rural areas and is dependent on agriculture as their main livelihood। ये तो हम बात अब बहुत बार कर चुके हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल आपके खून में बस गई होगी अभी तक कि इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ का जो मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है यानी कि जो ज़्यादा आबादी है वो आज भी कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, और वो कृषि के ऊपर ही डिपेंडेंट है अपने एज अ मेन लाइवलीहुड। ठीक है, जो उनकी मुख्य आजीविका है उसके लिए वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर या कृषि के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, developmental strategies in many countries including India have aimed at reducing the proportion of people depending on agriculture। ये बात भी हम बहुत बार कर चुके हैं कि developmental strategies यानी कि जो विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई, जो रणनीति बनाई गई, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों की डिपेंडेंस जो है वो एग्रीकल्चर में से कम करनी है, यानी कि जो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर है उसको कम करना है, और डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होगा, उससे क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, आपका प्राइमरी सेक्टर से लोग जो है इस सेक्टर में आएंगे। ये इसका मेन एम था डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर शो सब्सटैंशियल शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म वर्क। ठीक है, ऐसा हुआ है कि वर्कफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वर्कफोर्स जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो फार्म वर्क का मतलब आपका हो जाता है योर एग्रीकल्चरल वर्क, वहां से नॉन फार्म वर्क में लोग जो है वो सब्सटेंशियली शिफ्ट हुए हैं। टेबल 7.3 जो है वो हमें ये चीज बताता है। ठीक है, अभी यहां पर इस टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया देखिए 1970 to 73 अबाउट 74% ऑफ द वर्कफोर्स वर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, एंड इन 2011-12 दिस प्रपोर्शन हैज डिक्लाइन टू अबाउट 50%। ठीक है, 72-73 में आप लोग देख लीजिए प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही है, यानी कि जो हमारा फार्म सेक्टर है इसमें 74.3% लोग थे, और यहां पर हम इसको देखेंगे 2011-12 में ये धीमे धीमे आप देखिए साल दर साल कम हो रहा है। यहां पर
46 है, यहाँ पर 64 है, इसके बाद फिर ये 48.9 है, और आगे जाके आप 2017-18 में देखते हैं तो ये और भी कम हो गया है। यानी कि जो धीमे धीमे क्या है कि लोग इस सेक्टर में, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है या जो मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, यहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा गया है। सेकेंडरी एंड service sectors are showing promising future for the Indian workforce. You may notice that the shares of these sectors have increased from 11 to 24% and 15 to 27% respectively. यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर में लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में भी लोग बढ़ रहे हैं। 10.9 से हम अगर हम बात करें तो 24.3 पे आ गए हैं, इसके बाद 24.4 पे आ गए हैं। सर्विस सेक्टर की हम बात करें विच इज योर टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ये टर्शरी सेक्टर है, एंड सेकेंडरी सेक्टर आप लोगों को पता है दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर में हम देखेंगे तो 14.8% यहां पर था और ये बढ़ के 26.8% हो गया, और उसके बाद फिर आप देखेंगे 31% हो गया। यानी कि इन दोनों सेक्टर में लोग बढ़ रहे हैं, और एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग हैं, जो इन्वॉल्व पीपल है, वो धीमे धीमे कम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस इंडिकेट्स दैट ओवर दी लास्ट 4 डिकेड्स, यानी कि 1972 से 2018 की हम बात करते हैं, तो पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क। यहां पर यह चीज थोड़ा सा देखने को है कि सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर सैलरीड वेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा यहां पर आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि थोड़ा सा शिफ्ट है, मतलब इस पर तो खैर ज्यादा नहीं है, रेगुलर सैलरीड वाले में, सेल्फ एम्प्लॉयड में काफी ज्यादा शिफ्ट है। देखिए धीमे धीमे कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, और यहां पर ये सबसे कम है 52% के आसपास। ठीक है, और जो कैजुअल वेज लेबरर है ये बढ़ रहा है। देखिए 23.2 यहां पर था, फिर 28 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर यहां पर थोड़ा सा शिफ्ट है, मतलब 30 के आसपास लगभग ये आ चुका है, 25-30 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि येट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में अभी भी आप देख सकते हैं कि जो मेजर है, चाहे आप यहां पर देखें 52% की बात, ठीक है, फिर भी ये 50% से ज्यादा है, चाहे आप यहां पर देखें तो अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, हालांकि उसमें डिक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी वो एक मेजर सेक्टर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, यही बात की गई है लास्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल 7.3, यानी कि इसी कॉलम की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, हाउ डू यू अंडरस्टैंड द स्टैग्नेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड मॉडरेट राइज इन दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग 2011 एंड 18। 2011 से 2018 के बीच में, यानी कि इस कॉलम और इस कॉलम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक तरीके से आप देखिए कि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें स्टैग्नेशन आया है। यहां पर आप देखिए कि सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ है, लगभग स्टैग्नेट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि देखिए 24.3 और 24.4 ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज हो रही है कि मॉडरेट राइज हो रहा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे थोड़ा सा राइज है, 52 और 52.2। तो आप इस राइज को और इस स्टैग्नेशन इन दी सेकेंडरी सेक्टर को किस तरीके से देखते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं लोग, ये कहां हो रहे हैं? दे आर गोइंग टूवर्ड्स दी सर्विस सेक्टर। क्या ये चीज प्रूफ हो रही है? देखते हैं क्या ये चीज प्रूफ हो रही है। देखिए सर्विस सेक्टर में बिल्कुल ये चीज प्रूव हो रही है। आप यहां से देख सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड 52 से 52.2 हुआ है, और आप सर्विस सेक्टर की बात कर लीजिए तो 26.8 से 31% हो गया। तो ये ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब साफ तौर पर ये हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर हमारा यहां पर ग्रो किया है। आप देख लीजिए आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी यहां पर डाउन हुआ है, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि लोग यहां जा रहे हैं। 24.3, 24.4 ये भी एक तरीके से स्टैग्नेट है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो सर्विस सेक्टर में है। तो यहां पर आप देख लीजिए, चाहे ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं या फिर हम बात करें रेगुलर सैलरीड की, ये दोनों के दोनों जो है ये सर्विस सेक्टर में ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। स्कॉलर्स कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसको बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जिसमें लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड से और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज से हटकर, ठीक है, यानी कि यहां से भी इधर और यहां से भी इधर अगर आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले से भी इसमें आ रहे हैं और इस वाले से भी अगर इसमें आ रहे हैं, तो दिस बिकम्स योर कैजुअल वेज लेबरर के में अगर आ रहे हैं तो दैट इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब इससे क्या है, देखिए दिस मेक्स दी वर्कफोर्स हाईली वल्नरेबल। इससे जो वर्कफोर्स है, जो वर्कर्स हैं, वो हाईली वल्नरेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अगर आप ये चीज समझ गए हैं, ठीक है, चलिए आप लोगों से के लिए ये सवाल है कि अगर आप ये बात समझ गए हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, रेगुलर सैलरीड का मतलब क्या है, कैजुअल वेज लेबर का मतलब क्या है, तो किस तरीके से अगर जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड से या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज से अगर कैजुअल वेज लेबर की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो रहे हैं
यानी कि जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है, तो उससे जो हमारे वर्कर्स हैं वो किस तरीके से वल्नरेबल बनते हैं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। जो इंडियन वर्कफोर्स है उसका अनौपचारीकरण। ठीक है, अनौपचारीकरण है ये, इनफॉर्मलाइजेशन है। देखिए, इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव फाउंड दैट द प्रपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबरर्स हैव बीन इंक्रीजिंग। ठीक है, कैजुअल लेबरर्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंटल प्लानिंग इन इंडिया सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन टू प्रोवाइड डिसेंट लाइवलीहुड टू इट्स पीपल। सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन उद्देश्य था प्लानिंग का, ठीक है, जो डेवलपमेंटल प्लानिंग थी उसका जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्या कि आजादी के बाद से ही लोगों को एक डिसेंट लाइवलीहुड, यानी कि एक पर्याप्त, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर तरीके की आजीविका लोगों को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, इट हैज बीन इन्वेस्टेड that the industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living as in developed countries। तो सोचा ये गया था, ठीक है, विजन ये था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ठीक है, अगर औद्योगिकीकरण होगा तो उसमें क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट करेंगे इंडस्ट्री में, और उससे क्या होगा कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा, वो बेटर होगा, जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज या विकसित देशों में होता है। ठीक है, लेकिन हमने एक चीज देखी है इन द प्रीसीडिंग सेक्शन दैट इवन आफ्टर 70 years ऑफ प्लान डेवलपमेंट मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन फार्मिंग एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजीज का पूरी तरीके से फेलियर है या पार्शियल फेलियर है। लेकिन अभी भी जो हम चाहते थे कि एग्रीकल्चर से या प्राइमरी सेक्टर से लोगों को बाहर निकाल के वहां पर लोगों की डिपेंडेंस बहुत कम करके एग्रीकल्चर के ऊपर उनको सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ को लेके आया जाए, लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि इस मिशन में, इस टारगेट में, इस एम में हमारा पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि आज भी हम ये देख रहे हैं कि 70 साल पूरे हो जाने के बाद भी, आजादी के 70 साल के बाद भी, आप कहें 7 दशकों के बाद भी, अभी भी ये कंडीशन है कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर है, सबसे ज्यादा दबाव है, और सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, अपनी आजीविका का जो मुख्य स्रोत है उसके लिए वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट्स ये आर्ग्यू करते हैं दैट ओवर द इयर्स द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन डिटोरिएटिंग। जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो डिटोरिएट कर रही है, वो गिर रही है। Even after working for more than 10 to 20 years, why do some workers do not get maternity benefit, provident fund, gratuity and pension? तो ये सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं कि लोग 10 से 20 साल कहीं काम कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको ये कुछ फायदे जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, पेंशन है, ये अभी भी नहीं मिल रहे। तो why does a person working in the private sector get a lower salary as compared to another person doing the same work but in the public sector? ये भी सवाल पूछा गया है कि क्यों ऐसा है कि काम समान है, अगर सेम टाइप ऑफ वर्क है, सेम नेचर ऑफ वर्क है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको पैसा कम मिल रहा है, उसकी जो सैलरी वगैरह है वो कम है, एज कंपेयर टू अगर सेम काम कोई पर्सन कर रहा है इन द पब्लिक सेक्टर तो उसकी सैलरी वगैरह जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो अभी हम जानते हैं। यू मे फाइंड दैट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम। जो स्मॉल सेक्शन ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स है उसी को रेगुलर इनकम मिल रही है, यानी कि वो क्या है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। ठीक है, द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लेबर लॉज इनेबल देम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स इन वेरियस वेज। ठीक है, गवर्नमेंट उनको लेबर लॉज के थ्रू कुछ इस तरीके के अधिकार देती है कि वो अपने राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। दिस सेक्शन ऑफ द वर्कफोर्स फॉर्म्स ट्रेड यूनियन। ये लोग ट्रेड यूनियन बनाते हैं, एम्प्लॉयर्स के साथ बार्गेन करते हैं बेटर वेजेस के लिए एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। ठीक है, ये कौन है? टू नो दिस वी क्लासीफाई वर्कफोर्स इनटू 2 कैटेगरीज। ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो वर्कफोर्स है उसको 2 कैटेगरीज में या 2 श्रेणियों में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है वर्कर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है, which are also referred to as organized and unorganized sectors। तो फॉर्मल सेक्टर जो है दैट इज एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है दैट इज योर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और जितने भी प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 10 से ज्यादा हायर्ड वर्कर्स हैं उनको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, एंड दोज हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट्स आर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, तो सारे के सारे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे जहां 10 से ज्यादा लोग जो हैं, जो 10 से ज्यादा वर्कर हैं वो हायर्ड हैं, उनको बोला जाएगा फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स। और जितने भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं दे विल बी नोन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, ऑल अदर एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स वर्किंग इन दीज एंटरप्राइजेस फॉर्म द इनफॉर्मल सेक्टर। यानी कि इसके अलावा जो भी लोग कहीं भी किसी भी एंटरप्राइज में किसी भी उद्यम में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर में माने जाएंगे। Thus, informal sector includes millions of farmers,
agricultural laborers, owners of small enterprises and people working in those enterprises as also the self-employed who do not have any hired workers। तो ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं, यानी कि जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं, किसान हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस के ओनर्स हैं और ऐसे लोग जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और जिन्होंने किसी वर्कर को हायर नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दे ऑल विल बी इनफॉर्मल सेक्टर। वो सारे के सारे इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आएंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबरर्स हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड हेडलोड वर्कर्स। तो इसमें उस तरीके के जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है। किसमें बात हो रही है? इनफॉर्मल सेक्टर की या अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, ठीक है, जो एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह हैं, हेडलोड वर्कर्स वगैरह हैं, जो सामान वगैरह जो बोझ वगैरह उठाते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। यू मे नोट दैट दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ क्लासिफाइंग वर्कर्स, ठीक है। अदर वेज भी कुछ हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, तो डिस्कस द पॉसिबल वेज इन द क्लास, इसको आप छोड़ दीजिए। चलिए आगे आ जाइए, यहां पर क्या लिखा गया है, देखिए, those who are working in the social sector, formal sector enjoys social security benefits। इनके पास कुछ social security benefits होते हैं, जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। देखिए, दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। पहली बात तो यह है कि उनको उनकी जो कमाई है, जो सैलरी वगैरह है, जो अर्निंग वगैरह है, वो इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरा, डेवलपमेंटल प्लानिंग इन्वेस्टेड दैट एज द इकोनॉमी ग्रोज मोर एंड मोर वर्कर्स वुड बिकम फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर वुड ड्विंडल। तो बेसिकली जो डेवलपमेंटल प्लानिंग थी उसका यही विजन था कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी का विकास होगा, तो ज्यादा से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है, और जो वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है वो डिक्लाइन करेंगे या ड्विंडल करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, हम देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। लुक एट द फॉलोइंग चार्ट विच गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। इस चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। इन द सेक्शन 7.2 वी हैव लर्नड दैट इन 2011-12 देयर वर अबाउट 473 मिलियन वर्कर्स इन दी इंडिया। ये हमने कल के पार्ट में बात की थी कि कुल मिला के 473 मिलियन वर्कर जो है वो इंडिया में है, ठीक है, जिसमें से देयर आर अबाउट 30 मिलियन वर्कर्स इन दी फॉर्मल सेक्टर। तो देखिए कितना कम है, 473 टोटल है, उसमें से सिर्फ 30 मिलियन वर्कर जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज आप लोग चाहें तो निकाल सकते हैं, इसने यहां पर दिया भी है 6% के आसपास आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 473 इंटू 100, ठीक है, 6% के आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में है, यानी कि बाकी जो 94% लोग हैं आज भी वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। वर्कर्स में से बात हो रही है, टोटल पॉपुलेशन से हमें यहां पर मतलब नहीं है, जितने सिर्फ वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही है कि क्या वो फॉर्मल सेक्टर में है या वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो देख रहे हैं हम कि फॉर्मल सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 6% लोग हैं, यानी कि हर 100 में से सिर्फ 6 व्यक्ति, ठीक है। बाकी 94% या हर 100 में से 94 व्यक्ति जो है जो वर्कर्स हैं, ठीक है। फिर से आप मैं बताऊंगा, पॉपुलेशन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्कर्स को लेकर बात कर रहे हैं, टोटल में से वर्कर्स का पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो वर्कर्स हैं उनमें से 100, अगर 100 वर्कर हैं तो 6 वर्कर जो है वो फॉर्मल सेक्टर में है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और बाकी जो 94 है, 94 जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। इस 30 मिलियन में से भी अगर हम बात कर लें, जो फॉर्मल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ओनली 6 मिलियन यानी कि सिर्फ 21% के आसपास जो है वो विमेन है, वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो फॉर्मल में अगर हम बात करते हैं, मैं इसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं, अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं 30 मिलियन की, ठीक है, तो 30 मिलियन में से जो फीमेल है वो कितनी है, सिर्फ 6 मिलियन, ठीक है, और बाकी मेल कितने हैं, मेल हो गए 24 मिलियन, ठीक। और इसके बाद यहां पर बात की गई है इन दी इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो मेल जो है वो 69% ऑफ द वर्कफोर्स है, ठीक है। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं तो जो मेल है वो 69% है, यानी कि जो फीमेल हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 31%, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको इस तरीके से नोट डाउन करके चलनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या दिया गया है। सिंस द लेट 1970s, 1970 के अगर हम अंत की बात करें, लेट 1970s से बात करें, तो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेस एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर एज एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग। तो यहां पर अब क्या किया जाने लगा, पहले तो ये टारगेट किया जा रहा था, या जब हमने बात की कि हमारी प्लानिंग का फेज स्टार्ट हुआ था हमारे आज़ादी के बाद से, जिस समय 5 ईयर प्लान्स वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो वहां पर तो ये लोगों को जो है वो फॉर्मल सेक्टर में इंक्लूड करना है, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने आंकड़ा देखा तो आंकड़ा बहुत कम है, ठीक है, जो वैल्यू है, जो डेटा है वो बहुत कम है फॉर्मल सेक्टर में लोगों का। तो फिर 1970 के लेट में ये डिसाइड किया गया, ठीक है, या ये बात सोची गई
कि इनफॉर्मल सेक्टर में किस तरीके से जो लोग हैं, जो वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर हैं, उन पे ऊपर ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट में या रोजगार में ग्रोथ नहीं हो रही है। वर्कर्स एंड एंटरप्राइजेस इन द इनफॉर्मल सेक्टर डू नॉट गेट रेगुलर इनकम। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो वर्कर्स हैं और जो एंटरप्राइजेस हैं इन द इनफॉर्मल सेक्टर, उनको रेगुलर इनकम नहीं मिलती है। दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनके लिए गवर्नमेंट से या फिर कोई प्रोटेक्शन या रेगुलेशन जो है वो नहीं है। ठीक है। वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कंपनसेशन। वर्कर्स को डिसमिस कर दिया जाता है विदाउट एनी कंपनसेशन। टेक्नोलॉजी यूज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस इज आउटडेटेड। ठीक है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर है तो वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड रहती है। दे ऑल्सो डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट्स। वो कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते हैं। वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर लिव्स इन स्लम्स एंड आर स्क्वाटर्स ऑफ लेट ओइंग टू द एफर्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स के से क्या हुआ है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। यानी कि इन लोगों के ऊपर भी अब कुछ तरीके से आप कह सकते हैं कि ध्यान दिया जाने लगा है, और आईएलओ की मदद से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मदद से इनका मॉडर्नाइजेशन या नवीनीकरण किया जा रहा है, और यहाँ के लोगों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज इसको इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में हमने बात करनी है, और एक आध चीजें और है थोड़ा सा, वो हम अगले पार्ट में देख के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, बाकी कमेंट्स अपने जरूर करते रहिए, अपनी प्रेजेंस यहाँ पर हमें जरूर जताते रहिए कि आप लोग जो है वो कोर्सेज को, वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। अपने कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो वो आप पूछते रहिए नीचे कमेंट सेक्शन में भी, या आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे पूछ सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। बाकी अगर कोई भी आपको फीडबैक देना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम, अपने फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। वहां पर भी चीजें जो है वो अब धीमे धीमे करके अपडेट्स होनी शुरू हो गई हैं, वहां से भी आप लोगों को चीजें पता लगेंगी, तो कोई भी वीडियो वगैरह आता है तो वो आप लोगों से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।